हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलो बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करें। बोर्ड पे आप लोग देख ही रहे हो आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हाँ, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों की गति के लिए केपलर के नियम। जोहान्स केपलर ने काफ़ी कुछ स्टडी किया था प्लैनेटरी मोशन को। काफ़ी दिनों तक स्टडी करने के बाद उन्होंने लॉ दिया था। तो 3 लॉ हैं केपलर्स के जिसको हमें पढ़ना है। सबसे पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जिसको बोलते हैं कक्षा के नियम। देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं जो जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, वो एक दीर्घवृत्ताकार पथ पे गतिशील होते हैं। क्या लिखा है? सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। सूर्य दीर्घवृत्ताकार कक्षा की नाभि पर स्थित होता है। नाभि का मतलब फोकस क्या होता है, अलग से डिटेल में मैं समझाऊंगा, अभी यहाँ शॉर्ट में समझ लो। यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये एक दीर्घवृत्त हमने ड्रॉ कर दिया बच्चों। इसमें 2 फोकस होता है, एक यहाँ मान लेते हैं, एक यहाँ कहीं है। तो 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर सन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सूर्य जो है एक नाभि पर, उसको फोकस को क्या बोलते हैं? नाभि। तो दीर्घ वृत्ताकार पथ के नाभि पर उपस्थित होता है। ये तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है क्षेत्र का नियम या क्षेत्रफल का नियम, लॉ ऑफ एरियाज। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लेनेट और सन, यानी कि जो सूरज है और कोई भी ग्रह है, उन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा जो सदिश है, वो ऐसे घूम रही है मान लो। तो उसका जो क्षेत्रीय वेग है, क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। इसका क्या मतलब है, एक बार समझ लो। हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर सन है। यहां से यहां तक आने में, इसको ए नाम दे दो, इसको ए डैश। ए से ए डैश तक आने में कुछ एरिया हो गया, ये शेडेड पोर्शन हमने मान लिया, कुछ एरिया इसने स्वेप्ट किया। ठीक है, यानी कि जो ये स्ट्रेट लाइन है, एस ए को मिलाने वाली रेखा है, ये जो ऐसे घूम रही है ना, सूरज और ग्रह को मिलाने वाली रेखा, वो जितना क्षेत्रफल बनाएगी, समान समय में क्षेत्रफल समान होगा। यानी अभी देखो, कहीं और हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं इस जगह। तो इस जगह ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल बी और बी डैश, मान लो कि ग्रह इस तरह से गतिशील है। ठीक है बच्चों, तो ए से ए डैश जाने में और बी से बी डैश तक जाने में अगर टाइम समान है, डेल्टा टी टाइम है, तो समान समय में जो एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, सन और ग्रह को मिलाने वाली रेखा जो क्षेत्रफल स्वेप्ट करेगी, वो क्षेत्रफल दोनों समान होगा। यानी ए ए डैश एस और बी बी डैश एस का क्षेत्रफल समान होगा। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे कि पास में है, दूर में है, वेग क्या होता है, अभी डिटेल में सब स्टडी करते हैं। पहले लॉ समझ लो। क्या लिखा है? सूर्य से ग्रह की तरफ निर्देशित त्रिज्या सदिश, सूर्य से ग्रह की तरफ निर्देशित त्रिज्या सदिश, रेडियस वेक्टर बोल सकते हैं, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। यानी डेल्टा टी टाइम में यहाँ पर जितना क्षेत्रफल हुआ, इस जगह भी देखो डेल्टा टी टाइम में जो क्षेत्रफल आएगा, दोनों समान होगा। अर्थात इसका क्षेत्रीय वेग हम लोग बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी क्या हो गया? एकांक समय में तय किया गया क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल ये कवर करेगा, तो वो क्षेत्रफल जो कवर कर रहा है, क्षेत्रीय वेग यानी एरियल वेलोसिटी नियत होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आया? यह है लॉ ऑफ एरियाज। तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड्स, आवर्तकाल नियम। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, देखो, किसी भी ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। एक बार समझ लो इसके स्टेटमेंट का मतलब क्या है। हम लोग यहाँ से ऐसे मिला दें और इसको मिला दें, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको b से डिनोट कर रहे हैं।
इस वाली दूरी को ए नाम दे देते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो यहां से यहां तक ये क्या कहलाता है? दीर्घ अक्ष कहलाता है। ये अर्ध अक्ष, ये लघु अक्ष कहलाता है। तो दीर्घ अक्ष का जो हाफ है उसी को बोलते हैं हाफ दीर्घ अक्ष। तो ए क्या होगा? अर्ध दीर्घ अक्ष, सेमी मेजर एक्सिस। क्या है ये? सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है। और इधर इस तरफ जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनर एक्सिस, और उसका हाफ हो जाएगा सेमी माइनर एक्सिस। यानी एक तो हम लोग दीर्घ अक्ष कहते हैं, दूसरा लघु अक्ष है। तो ये जो है ए, वो है अर्ध दीर्घ अक्ष, और बी है अर्ध लघु अक्ष। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसमें हम लोग ऐसे कहते हैं कि अगर टाइम पीरियड का स्क्वायर है तो ये ए क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ए क्या है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, अर्ध दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है उसको ए से डिनोट किया है। तो इसके घन के समानुपाती होता है आवर्तकाल का वर्ग। ये है कैप्लर्स लॉ। समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से सुन लो। 3 लॉ है। सबसे पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। इसके अकॉर्डिंग, कक्षा नियम के अनुसार, सूर्य के चारों तरफ जो भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गतिशील होते हैं, और दो नाभि में से किसी एक, यानी दो फोकस में से किसी एक फोकस पर सन सिचुएटेड होता है। सूरज किसी एक फोकस पर स्थित होता है। दूसरा है क्षेत्र का नियम, जिसको हम लोग लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो रेडियस वेक्टर होता है, सूरज और ग्रह को मिलाने वाली त्रिज्या सदिश समान समय में समान क्षेत्रफल कवर करती है। ठीक है ना? समान क्षेत्रफल तय करता है। क्लियर? या हम लोग कह सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग, वो नियत रहता है। फिर है लॉ ऑफ पीरियड्स, जिसको हम लोग आवर्तकाल नियम कहते हैं। आवर्तकाल नियम के अनुसार जब कोई ग्रह पृथ्वी के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है मान लो, तो ऐसे अवस्था में जो आवर्तकाल होगा टी का स्क्वायर, यानी आवर्तकाल का वर्ग, ये सेमी मेजर एक्सिस, जो ए हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ रहा ना? अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। बस। तो अब इसको बारी बारी से स्टडी करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लो। ये एक दीर्घ वृत्त बनाया है, एलिप्स कहते हैं इसको बच्चों। ये है सेमी मेजर एक्सिस, सॉरी मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस। कुछ नाम दे देते हैं इसको, ए या ए डैश नाम दे दो, ए डैश, इसको बी डैश नाम दे देते हैं। ये ओ जो है ये सेंटर कहलाता है दीर्घ वृत्त का केंद्र। इसमें दो नाभि होते हैं, एक को S1 दूसरे को S2 नाम दे देते हैं। ठीक है ना बच्चों? ध्यान देना। पहले हम लोग दीर्घ वृत्त के बारे में समझ लें, उसके बाद जो भी कैप्लर्स लॉ है उसको यूज करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो यहां से बी डैश, ये है 2B, OB को हम लोग स्मॉल b लिख सकते हैं। ये जो है ना लघु अक्ष है। बी डैश क्या है बच्चों? लघु अक्ष। ए डैश दीर्घ अक्ष। एस डैश
सॉरी S1 तथा S2 ये नाभि कहलाता है। O क्या है? सेंटर। ए डैश की लंबाई 2a है, OA ये A हो जाएगा, A को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध दीर्घ अक्ष की लंबाई है यह। अर्ध दीर्घ अक्ष सिर्फ कह सकते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। और बी क्या है? अर्ध लघु अक्ष। अर्ध लघु अक्ष की लंबाई है ये, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है बच्चों, इनके बीच एक रिलेशन होता है। बी को हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। ध्यान से समझना, अगर हम लोग इसको एक्स अक्ष मान लें, इसको वाई अक्ष मान लें, इस बिंदु का जो ओ जो है ना वो केंद्र है, ओ केंद्र कहलाता है। ठीक है, देखो बच्चों, ई जो है ना, ई को कहते हैं हम लोग उत्केंद्रता। अगर यहां पर कोई बिंदु हम लोग मान लें पी, इसको और इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, तो S1P प्लस S2P ये हमेशा 2a के बराबर होगा। इसको AE0 लिखते हैं, ये माइनस AE0, इसका कोऑर्डिनेट्स A0, इसके लिए माइनस A0, यहाँ पर 0b, यहाँ पर 0 माइनस b। अब समझ में आ रहा, P तो कोई भी एक बिंदु है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लघु अक्ष समझ में आया, ये लघु अक्ष हो गया, ये दीर्घ अक्ष हो गया, ये अर्ध लघु अक्ष है, ये अर्ध दीर्घ अक्ष है। ठीक है, फिर उसकी लंबाई ए तथा बी। ये तो कुछ इलिप्स के बारे में है, दीर्घवृत्त के बारे में। दीर्घवृत्त जिसको हम लोग बोलते हैं इलिप्स। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अब इसको मिटा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, जो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है, कक्षा का नियम। देखो यहाँ पर दो नाभि होते हैं, एक दीर्घवृत्त में दो नाभि होते हैं, और सन दो नाभि में से किसी एक नाभि पर उपस्थित होता है। ये मान लो यहाँ पर सन है, ठीक है ना, और जो ग्रह इसके चारों तरफ घूम रहे हैं वो एक वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। ये प्लेनेट हम लोग मान ले रहे हैं, तो ये जो प्लेनेट है यानी ग्रह है, ये सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पे, इलिप्टिकल पथ पे गतिशील होते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लॉ की बात करते हैं बच्चों। सेकेंड लॉ के अनुसार क्या लिखा था, इसको मैं मिटा करके एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं, ध्यान से समझना।
इस तरह से हम लोग मान लेते हैं कि कोई एलिप्स है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना बच्चों, सूरज यहां कहीं पर है एक नाभि पर, इस जगह किसी क्षण ए पर है, और बहुत थोड़े टाइम इंटरवल के बाद वो कहां पहुंच रहा है, ए डैश बिंदु पर। ए से ए डैश बिंदु तक जाने में बहुत कम समय का वक्त लगता है, और इतने समय में ये कुछ ना कुछ एंगल डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको रेडियस वेक्टर लिख देते हैं आर, और अगर ये v वेग से गतिशील है तो इसको vt लिख सकते हैं ना, ध्यान से समझना। s यहाँ पर सूरज जो है s उपस्थित है, और ये बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस है, बहुत कम, ठीक है। तो अब ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन होगा, ए डैश लगभग लगभग एक सरल रेखा होगी, ठीक है ना। बहुत कम टाइम लिया है, ये जो टाइम है t, ये बहुत ही कम टाइम है, समझ रहे हो ना। dt आप ऐसे मान लो, ठीक है, बहुत कम टाइम में। तो अब जो इसका एरिया होगा डी ए, ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग अगर यूज कर ले बच्चों, देखो किसी त्रिभुज में अगर ये वेक्टर ए हो, सदिश ए, ये सदिश बी, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को हम लोग ऐसे लिखते हैं हाफ ए क्रॉस बी का मॉड। ये तो सदिश का, सदिश सदिश आप पढ़ते हो ना, उसका सूत्र है। तो हम लोग ये सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे, हाफ फिर आर क्रॉस वी डी टी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस dt को हम लोग इस तरफ, मतलब dt तो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, तो आप dt को इधर ले आओ, या फिर dA बाई dt लिख दो। ये हाफ r क्रॉस v का मॉड हो जाएगा, r क्रॉस v, ठीक है। हम लोग अगर इसको 1/2m लिख दें और r क्रॉस mv, कोई तकलीफ तो नहीं है। अब r क्रॉस mv इसका क्या मतलब है, ये संवेग है, समझ रहे हो ना। कोणीय संवेग कहते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम, mv संवेग और r स्थिति सदिश, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सदिश गुणनफल होता है, वो कोणीय संवेग को निरूपित करता है। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, dA बटा dt बराबर 1/2m, ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। यानी सीधा सीधा आप लिख सकते हो dA बटा dt बराबर L बटा 2m। यहाँ पर L क्या है, कोणीय संवेग, dA बटा dt क्या है, क्षेत्रीय वेग। L है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। अब क्षेत्रीय वेग नियत है, केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग, सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी केपलर का जो लॉ ऑफ एरिया है, क्षेत्रफल का नियम है, उसके हिसाब से dA बटा dt नियत है, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि L भी नियत होगा। यहीं पे लिख दें ये नियत है। अब नियत क्यों है इसको एक बार समझ लो बच्चों। पहले हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, कोणीय संवेग की, ठीक है। कोई भी बल जो लग रहा होगा, मान लो प्लेनेट यहाँ था या यहाँ था, हमेशा उस पर बल जो लगेगा वो पृथ्वी, सूर्य है ना, तो सूर्य की तरफ लगेगा। यहाँ पर सन है, सन उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, तो प्लेनेट पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इस दिशा में, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इस दिशा में, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमेशा कहीं भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इस पथ पे कहीं भी हो प्लेनेट, यहाँ पर है, तो उस पर जो आकर्षण बल लग रहा होगा वो सूरज की तरफ लग रहा होगा।
अब अगर हम लोग कोई अक्ष मान लें यहाँ पर, ऐसे कोई अक्ष मान रहे हैं जो कि सूरज के केंद्र से होकर गुजर रहा है, तो इस अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहा है ना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं भी होगा, इसी को तो कट करेगा, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में जो टॉर्क होता है, बल आघूर्ण शून्य हो जाता है। बल अगर अक्ष से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में टॉर्क क्या होता है? जीरो। टॉर्क जीरो कहने का मतलब है बल आघूर्ण शून्य है, और हम लोगों को यह पता है कि अगर बल आघूर्ण शून्य हो तो कोणीय संवेग नियत रहता है। इसका मतलब जब पृथ्वी या कोई भी ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, इस एक्सिस के अबाउट, सूरज के केंद्र से होकर पास होने वाले अक्ष के अनुदेश जो एंगुलर मोमेंटम होगा, कोणीय संवेग होगा, ये संरक्षित रहेगा, नियत रहेगा, दिशा में भी परिमाण में भी। समझ में आ रहा ना? दिशा क्या होगी? ऐसे अगर घूम रही है कोणीय संवेग, आप आर इधर लोगे, v इस तरफ है, तो r क्रॉस v हमेशा इधर ही होगा, तो दिशा नियत है, और परिमाण भी बराबर ही होगा, क्योंकि टॉर्क जीरो था तो L नियत हो गया, और द्रव्यमान बदलता नहीं है, तो L/2m क्या होगा बच्चों? नियत होगा, यानी कि dA/dt नियत होगा। यही तो है केपलर का दूसरा नियम। समझ में आया बच्चों? L नियत क्यों है वो एक बार समझ लो, यहां मैं लिख देता हूं, बता तो दिया ही है। गुरुत्वाकर्षण बल का गुरुत्व बल का बल आघूर्ण सूरज के या सूर्य के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के अनुदेश शून्य है। अतः कोणीय संवेग नियत होगा। अब कोणीय संवेग नियत है, तो इसलिए dA/dt यानी एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। ये समझ में आया बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड लॉ की बात करते हैं। थर्ड लॉ से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मैं समझा देता हूं बच्चों। क्योंकि कोणीय संवेग नियत है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि mvr नियत होगा, या हम लोग ऐसे कह दें, mvr से दूसरे तरीके से समझाता हूं मैं। इस क्षेत्रफल की बात करें और यहां पर देखो, एक तो मैं ये कह रहा हूं कि mvr ये कांस्टेंट हो गया, तो इसमें अगर आप द्रव्यमान को तो बदल सकते हो नहीं, अगर r को कम कर दो, यानी कि सूर्य, यहां पर सूर्य है, प्लेनेट यहां कहीं था, वो प्लेनेट अलग अलग समय पे अलग अलग जगह है, तो अगर सूर्य और प्लेनेट यानी उपग्रह ग्रह के बीच की दूरी कम हो जाए तो वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी मैं सिंपल सी बात ये कहता हूं कि अगर कोई भी प्लेनेट है, कोई भी ग्रह है जो सूर्य के पास है, तो उसकी गति ज्यादा होगी, उसका वेग ज्यादा होगा। जब वो दूर चला जाए तो उसकी जो चाल है यानी वेग का परिमाण वो कम हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? दूसरे तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो, इस चित्र में देखो बच्चों, इक्वल टाइम इंटरवल में
एरिया जो स्वेप्ट किया है यहाँ पर इक्वल है, ठीक है ना। अगर समान समय अंतराल में ये तय किया गया क्षेत्रफल समान है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर धीरे धीरे चल रहा होगा, यहाँ पर तेजी से चला होगा। ज़्यादा दूरी तय कर रहा है ना, ये आप तो देख के ही समझ सकते हो। यहाँ दूरी ज़्यादा होगी, यहाँ दूरी कम होगी, क्योंकि ये वाली दूरी ज़्यादा था ना यहाँ, तो ये दूरी अगर अधिक है तो ये कम दूरी पर ही उतना क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम लोग एक सीधी सी बात कह सकते हैं कि जब कोई ग्रह सूरज के करीब होगा उसकी गति ज़्यादा होगी, जब ये सूरज से दूर हो तब उसकी स्पीड कम होगी। समझ में आया ना? तो पास में ये फास्टर मूव करता है। जैसे जैसे सूर्य तथा ग्रह के बीच की दूरी कम होती है, घटती है, वैसे वैसे क्या कह सकते हैं, ग्रह का वेग या चाल, ग्रह की चाल बढ़ती है। क्लोजर द प्लेनेट फास्टर विल इट मूव। सिंपल सी बात है, जितना पास आएगा उतना ज्यादा तेज घूमने लगेगा, और जब दूर चला जाए तो उसके वेग कम होता जाएगा। ये समझ में आ रहा है? अब इसको मिटाते हैं, एक बार थर्ड लॉ समझते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड लॉ समझने के लिए, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, टाइम पीरियड का स्क्वायर वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। हमें ये सिद्ध करना है ना बच्चों। देखो सूरज यहाँ कहीं है, ये बिल्कुल पास का जगह है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिहिलियन, पेरिहेलिन, और यहाँ पर जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एपिहेलिन। एपहेलिन ऐसे। पास का पॉइंट पेरिहिलिन, दूर का एपहेलिन। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। अब यहाँ पर तो सन है कैपिटल एम, ये दूरी को r1 मान लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को r2 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो वेग है, ग्रह का वेग v1 मान लेते हैं, और यहाँ पर ग्रह का वेग v2। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, हम लोग एक तो ये लिख सकते हैं r1 की वैल्यू, r1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना बच्चों, ये पूरा क्या था a, और ये ae, तो a माइनस ae, ऐसा लिख सकते हैं r1 को। फिर अगर हम लोग r2 की बात करें, ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक a है, और ये दूरी ae, याद करो मैंने बताया था एलिप्स में अभी, तो वो दूरी के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, r2 को a प्लस ae, a इंटू 1 प्लस e। e क्या है,
उत्केंद्रता, एसेंट्रिसिटी। ठीक है बच्चों। फिर देखो अब ये बी और ए के बीच एक रिलेशन है, क्या लिखा था, b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, एलिप्स में ऐसा होता है बच्चों। अगर हम लोग इन दोनों समीकरण को जोड़ दें, देखो तो ए ही कट जाएगा, 2a r1 प्लस r2 के बराबर हो जाएगा। इसको समीकरण 1 नाम दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। 1 प्लस 2 करने पर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, a बराबर r1 प्लस r2 बाई 2। ठीक है, यानी अर्ध दीर्घ अक्ष हमें मिल गया। अब इन दोनों को अगर गुना कर दें, समीकरण 1 और 2 को गुना कर दें, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, r1 r2 बराबर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, r1 r2 बराबर a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट कर देते हैं, स्क्वायर रूट करने पर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर रूट ऑफ r1 r2। एक दूसरा आप कह लो रिजल्ट आ गया। ठीक है, ए और बी के बीच में। अब इसके बाद हम लोग टाइम पीरियड की बात करेंगे। आपको इतना पता है बच्चों, याद रखना है कि किसी भी इलिप्स के लिए जो क्षेत्रफल होता है वो पाई ए बी। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल पाई ए बी। ए क्या है, ये सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है, बी सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ है। अर्ध दीर्घ अक्ष और अर्ध लघु अक्ष की लंबाई। ठीक है ना, ए और बी है। तो दीर्घवृत्त और ये क्षेत्रफल हमें मिल गया इसका। अब आगे बढ़ते हैं। देखो डी ए बाई डी टी हमें पता है बच्चों, डी ए बाई डी टी ये क्या होता है, L बटा 2m लिखते हैं। ठीक है, अब किसी एक जगह अगर हम लोग बात करें इस बिंदु पर, तो L बटा 2m क्या हो जाएगा, mvr। देखो इस जगह L का मान mv1 r1 लिख सकते हैं ना, बटा m। और डी ए बटा डी टी पूरा अगर इंटीग्रेट कर दें हम लोग, एरिया को लिख देते हैं पाई ए बी, या चलो डी टी को लिख दें डी ए गुना 2m बटा एल। ध्यान देना डी टी को क्या लिखा है, डी टी उस तरफ ले जा रहे हैं, 2m बटा एल गुना डी ए। अब जरा इंटीग्रेट कर दो तो 2m बटा एल डी ए। ठीक है, तो dt क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल टाइम पीरियड हो जाएगा 2m बट्टा एल, इसको क्या लिख देंगे, पाई ए बी। कोई दिक्कत तो नहीं है, पाई ए बी लिख दिया। अब b का मान हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, b का मान 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो t को 2m, चलो अभी तो यहीं तक रहने दो, बाद में हम लोग इसका मान पुट कर देंगे। तो एक ये रिलेशन आ रहा है 2m बट्टा एल, एल नियत है बदलेगा नहीं, पाई ए बी, इस रूप में हम लोग टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब r1 r2 के रूप में हमें लिखना है। तो देखो a का मान इस तरीके से, b का मान इस तरीके से लिख करके हम लोग टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, या फिर e के टर्म में। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, फिर से ड्रॉ करें, देखो ये r1, ये r2, यहाँ पर v1, यहाँ पर v2, ये क्या था, पेरीहेलिन है ना, ये वाला पॉइंट पेरीहेलिन, और ये वाला पॉइंट क्या है, एपीहेलिन। इधर लिख देते हैं। ठीक है,
चलो अब देखो, हमारे पास जो रिजल्ट आया बच्चों, क्या लिखा था, टाइम पीरियड को 2m/l इंटू पाई ए बी, ये एक रिजल्ट लिखा था। ए बी और एल का मान रखेंगे टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए। तो पहले हम लोग देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, एक तो संवेग संरक्षित है, कोणीय संवेग, तो इस जगह और इस जगह दोनों जगह का संवेग हम लोग लिख सकते हैं m1 या mv1r1 बराबर mv2r2। कैसे लिख रहे हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। कोणीय संवेग, यहाँ पर नेट टॉर्क 0 है ना, तो L1 L2 ये इक्वल होगा, दोनों को इक्वल कर दिया, m से m कट जाएगा। तो अब आप V2 को यहां से लिख सकते हो, V2 इक्वल्स टू V1 R1/R2। ठीक है ना, असल में ये है रिलेशन, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो कुछ नाम दे देते हैं इसको, इक्वेशन 1 2 ऐसा कुछ नाम दे दें। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ टोटल एनर्जी भी तो कंजर्व रहेगा ना, इस जगह की टोटल ऊर्जा, इस जगह की कुल ऊर्जा दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग क्या लिख देंगे, देखो बच्चों, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m/r1 इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m/r2। m तो सब में कट जाएगा, ठीक है ना। v1 और v2 को एक तरफ ले आओ, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, नीचे 2 आएगा, 1/2। इसको अगर उधर ले जाएंगे gm इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ध्यान देना, हम लोग v2 का मान अगर पुट कर दें तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस r1/r2 का स्क्वायर बराबर, ये 2 इधर आ जाएगा 2gm, और इसको लिखेंगे r2 माइनस r1/r1r2। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करें, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर हो जाएगा ना, v1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, फिर r2 को इधर ले जा रहे हैं, 2gm r2 माइनस r1/r1r2, और नीचे जो r2 स्क्वायर था उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसमें है r2 माइनस r1, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, a माइनस बी कट जाएगा और यहाँ पर r2 भी कट जाएगा। ठीक है, अभी इधर लिखेंगे तो v1 स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा r1 प्लस r2, ये किसके बराबर होगा, 2g कैपिटल M r2/r1, इसके बराबर हो जाएगा ना, एक r2 कट जाएगा। तो v1 का मान हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2gm r2/r1 इंटू r1 प्लस r2। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम लोग v2 भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले वैल्यू को पुट कर दो, 2gm r2 इधर नहीं मिटा दिया, r2 का मान था a इंटू 1 प्लस ई, ठीक है ना, r2 के लिए, और r1 के लिए a इंटू 1 माइनस ई, r1 r2 का ये r1 प्लस r2 2a, तो अब देखो यहाँ पर 2 से 2 कटेगा, एक a से a कट जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ gm/a 1 प्लस e/1 माइनस ई, v1 मिल गया। अब अगर हमें v2 ज्ञात करना हो, यहां से लिख सकते हैं ना समीकरण 2 से, v2 का मान जब आप इसमें लिखोगे r1 ऊपर r2 नीचे, अंदर ले जाने पर ध्यान से समझना बच्चों, ये r1 का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे r2 का स्क्वायर बन जाएगा, एक r1 कट के ऊपर r1 नीचे r2, यानी उल्टा बन जाएगा। v2 का मान मैं यहाँ लिख रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ 2g कैपिटल M r1
बटा R2 गुना R1 प्लस R2, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ेंगे। चलेगा भी ये, मिटाएं? चलो ठीक है। इसमें हमें पुट करना है तो इसको इधर कहीं लिख लेते हैं। T इक्वल्स टू 2 पाई m a b बाई l, 2 पाई m a b बाई l। V2 का मान क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ G कैपिटल M बाई A, और जब आप पुट करोगे ऊपर में 1 माइनस ई आ जाएगा, नीचे 1 प्लस ई हो जाएगा। याद रखना भी आसान होगा, जहां पर पास में है स्पीड ज़्यादा होगी तो ऊपर में प्लस आया, नीचे माइनस आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, बस इतना ही है। अगर जहां पर दूर है तो स्पीड कम है, ऊपर में माइनस नीचे प्लस। अब हम लोगों को ज्ञात करना है टाइम पीरियड, तो ये भी एक आ गया V1 V2। टाइम पीरियड को हम लोग 2 पाई m ए बी लिख देते हैं, और L तो हर जगह सेम है, चाहे R1 पोजीशन पर लिखो या R2 पोजीशन पर, चाहे पेरिहेलिन पे लिखें या एपिहेलिन पे लिखें, दोनों जगह एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग समान ही होगा। V1 R1 और V2 R2 तो बराबर ही है, तो m से m कट गया। t का मान क्या लिखेंगे? 2 पाई, a को a रहने दो, b का मान होता है a गुना स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। V1 का मान वहां से देखो बच्चों, लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ V1 है ना, जी एम बाई ए इंटू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस ई, और R का मान, R1 का मान a इंटू 1 माइनस ई। समझ में आया? ठीक है, a से ये a कट जाएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? t बराबर 2 पाई को तो पहले अलग कर दो, रूट जी एम बाई ए है और एक a, यानी a रूट a बाई रूट जी एम। अब इसकी बात करते हैं, देखो जरा, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई आप लिख सकते हो। मतलब इतना लिखने के बजाय सीधा मैं कह रहा हूं कि सब कट जाएगा, ध्यान देना। डायरेक्ट आप इसको अंदर ले जाओगे ना, स्क्वायर हो जाएगा, एक नीचे वाला कट जाएगा, तो 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई बचेगा रूट के अंदर, और 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई को 1 माइनस ई स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये इससे कट जाएगा, नीचे ई वाला टर्म ही हट जाएगा, सिर्फ इतना आएगा। और इस हिसाब से आप ऐसे लिख सकते हो, t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट जी एम थ्री बाई टू, यहाँ पर 1/2 आ जाएगा, a पर 3/2 और इस पर हाफ, अलग अलग ही रहने दो। तो t का मान तो मिल गया ना बच्चों, 8 टू द पावर 3/2 और gm टू द पावर हाफ। ये टाइम पीरियड का रिजल्ट आ गया। टाइम पीरियड को आप ऐसे लिख सकते हो, या अगर मैं दूसरे तरीके से लिख दूं स्क्वायर रूट के अंदर, ज्यादा आसान होगा, a क्यूब बाई जी एम, ये ज्यादा आसान लगेगा आपको। ठीक है ना? अब आप देख सकते हो ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया, टी स्क्वायर, क्या ए क्यूब के प्रोपोर्शनल नहीं है? यही तो है केपलर का तीसरा नियम। ठीक है ना बच्चों? और सर्कुलर पाथ लेकर के ऑर्बिटल वेलोसिटी में हम लोगों ने पहले ही ये डिराइव कर लिया था कि टी स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो ये तो समझ में आ गया। अब उधर का मिटाएंगे। अब एक आसान सा सवाल हल करो फटाफट।
ठीक है, ये सारा रिजल्ट आपको यूज करना हो सकता है। V1 V2 तो आप याद ही रखना। टोटल एनर्जी की हम लोग बात करते हैं, टोटल एनर्जी माइनस G m1m2/2a। ठीक है, ये प्रूफ करना है। डायरेक्ट लिख देते हैं, दिए गए निकाय की कुल ऊर्जा ज्ञात करें। अब निकाय कैसा है वो फिगर में लिख देते हैं, लैंग्वेज में लिखने में काफी समय लग जाएगा। ये एक इलिप्टिकल पाथ है, जहां पर कैपिटल M द्रव्यमान है, ठीक है ना, दीर्घवृत्त दीर्घवृत्त है, ये दूरी 2a दिया हुआ है पहले से, ठीक है, और कोई वस्तु है स्मॉल m द्रव्यमान का, गतिशील है, वेग नहीं दिया है, ठीक है, बस इतना ही दिया है। Gmm/2a होता है कैपिटल G, तो आपको खुद ही सॉल्व करना है, बाकी सब कुछ इतना इंफॉर्मेशन है। देखो बच्चों ध्यान देना, हम लोग क्या मानेंगे, सबसे पहले तो ये दूरी r1, ये दूरी r2, ये कैपिटल M, यहाँ पर स्मॉल m था, उसके वेग को v मान लेते हैं, ठीक है। अब v का मान हम लोग आराम से बता सकते हैं ना बच्चों, v क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ Gm/a, दूर है तो माइनस वाला ऊपर आएगा, प्लस वाला नीचे जाएगा, v मिल गया, ठीक है। r2 ये भी दूर है, r2 को a इंटू 1+e लिख सकते हैं, r2 मिल गया, v मिल गया। हमें ज्ञात क्या करना है, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा कैसे लिखेंगे, हाफ mv² माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r2, ठीक है। किसी एक पॉइंट पर हम लोग ले रहे हैं, r2 दिया नहीं था, अभी हम लोग मान के चल रहे हैं, ये दीर्घवृत्त है, इतना ही दिया है, ठीक है बच्चों। अब देखो जब आप v1 स्क्वायर कर दोगे ना, यहीं से लिखें, इधर लिखते हैं, चलो, स्क्वायर करने पर यह आ जाएगा हाफ m इंटू जी कैपिटल M/a 1-e/1+e, ऐसा कुछ आ जाएगा, हाफ mv², और माइनस g कैपिटल M स्मॉल m बाय r2, r2 को क्या लिखेंगे, a इंटू 1+e। ये समझ में आ रहा है, r2 को लिख दिया, r1 को लिख दिया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों, एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो g कैपिटल M स्मॉल m बाय a इंटू 1+e, ये तो सब कॉमन ही आ जाएगा, बचेगा क्या, देखो ब्रैकेट में 1-e/2, यहाँ इतना बचेगा, इस जगह -1 बचेगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान देना बच्चों, टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी, जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1 - 2 यानी कि -1, तो -1 में से माइनस अगर आप कॉमन ले लोगे तो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1+e/2a
इंटू 1 प्लस ई आएगा ना, ये 2 और 1 प्लस ई, तो 1 प्लस ई से 1 प्लस ई कट जाएगा, टोटल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 2a, ये रिजल्ट है, याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि दो बिंदु द्रव्यमानों की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U इक्वल्स टू माइनस के m1 m2 बाई आर टू द पावर n हो, जहां k एक धनात्मक नियतांक है, तो कैपिटल M द्रव्यमान के ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे स्मॉल m द्रव्यमान के एक उपग्रह का आवर्तकाल r की कौन सी घात पर निर्भर करेगा। देखो बच्चों, जनरली हम लोग पढ़ते थे क्या, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी टी जो है वो r टू द पावर 3/2 के समानुपाती होता है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर उस जगह क्या था, माइनस के m1 m2 बाई आर था। अब यहाँ पर r के बदले r टू द पावर n है, हमें बताना है कि कौन से पावर पे डिपेंड करेगा, r के कौन से पावर पे टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चों, सबसे पहले u तो दिया हुआ है, तो माइनस के कैपिटल M लिख देंगे, फिर m2 के बदले स्मॉल m r टू द पावर n। फोर्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस du बाई डी आर, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है, तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, के कैपिटल M स्मॉल m, कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं। अब r टू दी पावर माइनस n को जब इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ऐसा आ जाएगा ना, माइनस r टू दी पावर n माइनस 1, यानी कि ये हो गया माइनस के कैपिटल M स्मॉल m बाई आर टू दी पावर माइनस 1 प्लस 1 n प्लस 1। ये माइनस साइन जो है ना बच्चों, ये तो सिर्फ बता रहा है कि आकर्षण हो रहा है, ठीक है, बाइंडिंग सिस्टम है, तो फोर्स का डायरेक्शन के लिए है ये, और कुछ नहीं। तो हम लोग ऐसे इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, जो बल होता है m ओमेगा स्क्वायर r, ये किसके बराबर हो जाएगा, k कैपिटल M स्मॉल m बटा r टू द पावर n प्लस 1 के। तो अब ये नीचे आ जाएगा ना, ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ k प्लस m बटा r टू द पावर n प्लस 2, ऐसा आ गया। टाइम पीरियड अगर हमें लिखना हो तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, यानी कि 2 पाई, फिर ये रूट के एम नीचे आ जाएगा, ऊपर में आएगा r टू द पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई के एम, ऐसा आ जाएगा ना। हमें बताना है कौन सी घात पर निर्भर करता है, तो t प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n प्लस 2/2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, t समानुपाती होगा r टू द पावर n/2 प्लस 1 के। तो कौन सा घात, n/2 प्लस 1, ये समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो फिर मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ आगे के लिए, बाकी तो डिस्कस करते ही रहेंगे। स्टेज 1 पार्ट ए, अब इसके सारे क्वेश्चंस 1 डिस्कस कर लिया था, 2 से लेकर के 9 तक इतना डिस्कस करना है। फिर स्टेज 1 पार्ट 2, यानी कि पार्ट बी, पार्ट बी में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया, 1 to 4 डिस्कस कर लिया है, 5 से लेकर 19 तक, क्वेश्चन नंबर 5 to 19, ठीक है। अब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल छोटा सा, और अलग अलग पाथ के लिए जो ऑर्बिट्स हैं वो मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में।
ये सारे होमवर्क आप लोग सॉल्व करके रखना बच्चों, ठीक है।